रशीद सर, आपके हिस्से जा रहा है ये सवाल। दो सवाल इनके ले लेते हैं, हालांकि तीन चार भेजे हैं भाई साहब ने। तो पिंटू कुमार जी एमआरपीएल पे जानना चाह रहे हैं, 174 पे लेके बैठे हुए हैं। और दूसरा है बंधन बैंक 205 पे, कह रहे हैं इसका टारगेट क्या होगा, इसमें एवरेज करें या नहीं, ये बता दीजिए। तो पहले एमआरपीएल लेकर के आ जाते हैं। 174 पे भाई साहब ने लेकर के रखा हुआ है, अभी 171 चल रहा है, 2-3 रुपए यहाँ पे इनको नुकसान हो रहा है। बंधन में सर जो मुनाफे का बंधन बन रहा था, वो मैनेजमेंट की टिप्पणी के वास्ते थोड़ा सा दबाव में आ गया। क्या राय रहेगी दोनों में आपकी, और क्या बंधन में एवरेजिंग करनी चाहिए? पहले एमआरपीएल। सर देखिए, जब से ये सारी बातें हो रही है ना, क्रूड का एक बार बार आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, हम थोड़ा सा वैसे दूरी बना के रखे हुए हैं इस पूरी स्पेस से। आप देखें, ओएनजी के रिजल्ट्स के बाद भी ओएनजीसी ने उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं करता हुआ दिखा है। एमआरपीएल के लिए भी मैं इनको एक ही चीज कहूंगा, ठीक है आपने पोजीशन ले रखी है दो, प्रेफरेबली इट इज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम काउंटर्स लाइक दिस। 158 बेसिस पे क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चले। 176 का एक सप्लाई पॉइंट है, उसको क्रॉस करके आपको 188 का लेवल्स मिलेगा। हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग ही एडवाइजेबल रहेगी। बंधन बैंक में मैनेजमेंट कमेंट्री जब आई एंड ऑफ जुलाई, उसके बाद एक अच्छा आपको डाउन टिक देखने को मिला, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स अभी दूर होती हुई नहीं दिख रही हैं। बट हाँ, जून क्वार्टर्स में जो इन्होंने नंबर्स प्रेजेंट किए थे, उससे एक मार्केट को रे ऑफ होप जरूर लगी हुई है। हम समझते हैं जब तक 164 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 192 का एक सप्लाई पॉइंट है, उसको क्रॉस करने के बाद आपको एक अपटिक देखने को मिलेगा 214 तक। तो लेवल्स को मेंटेन करते हुए हायर लेवल पे पोजीशन एग्जिट करने की कोशिश करें। तो ये भी अभी एवरेजिंग वगैरह तो करने की आवश्यकता नहीं है ना? नहीं नहीं सर, दोनों में ठीक ही है, एवरेज करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, ऋषभ जी का। कह रहे हैं सर, फ्रेश बाइंग रेंज इन सीडीएसएल फॉर लॉन्ग टर्म व्यू, प्लीज टेल मी। तो हिमांशु सर बताइए जरा, लंबी अवधि के लिए नई खरीदारी करना चाह रहे हैं ये सीडीएसएल के अंदर। और दूसरा, इसी के साथ मेरी तरफ से एक सवाल आज ले लीजिए बीएससी को लेकर के, काफ़ी लोगों की क्वेरीज है बीएससी को लेकर के। अगर आपकी राय बाजार को लेकर के सकारात्मक है, तो जितने भी ये कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर हैं, उनको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या अभी नई खरीदारी की जा सकती है करंट लेवल पे? पहले सीडीएसएल से शुरुआत करते हैं, फिर बीएससी की बात कर लेते हैं। देखिए सर, सीडीएसएल की जहाँ तक बात करता हूँ, हम्म, ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर है और मुझे लगता है कि बाजार में हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो सीडीएसएल उन उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक है जिन पर मुझे लगता है कि हर गिरावट पे खरीदारी की जा सकती है। फिलहाल के लिए 1300 रुपए एक अच्छा सपोर्ट बेस बना हुआ है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का। जब तक इसके ऊपर है तो मोमेंटम भी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 1300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है और किसी की वजह से अगर बाजार में 1200 या 1150 तक के लेवल्स मिल जाएं, तो वहां तक पोजीशन को ऐड करें। ऐसा लगता है कि लगभग 2-2.5 साल की कंसोलिडेशन के बाद बेस बन चुका है और यहाँ पर सीडीएसएल अब आने वाले कुछ समय में वापस से मोमेंटम में आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक। अब सर, आपने बात की मुझसे कैपिटल मार्केट के प्लेस की, तो उसमें सर देखिए जो व्यू है वो डिवाइडेड है। देखिए, एक तरफ हमको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस में जिस तरह से वॉल्यूम्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से सीएस लागू हुआ, मार्जिन बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यूज पर आएगा एक्सचेंजेस की। और ये हम क्लियर कट पहले भी देख चुके हैं कि बहुत ज्यादा खुश नहीं है सरकार और सेबी रिटेल पार्टिसिपेशन की एक्सचेंजेस में। तो एक्सचेंजेस के व्यू को लेकर मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं और आप देख सकते हैं कि क्यों आज बहुत स्ट्रांग नंबर्स के बाद भी एमसीएक्स और बीएससी दोनों के ही स्टॉक्स जो है वो दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद नंबर्स पर दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है। वॉल्यूम्स गिर सकते हैं तो रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में ही आता हुआ नजर आ सकता है। तो एक्सचेंजेस पर मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जिस तरह के ये डिपॉजिटरी के स्टॉक्स हैं, वेल्थ मैनेजमेंट के स्टॉक्स हैं, ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं, इन पर मेरा नजरिया पॉजिटिव है। एएमसी स्टॉक्स हैं जहां पर मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मशीन्स हैं और लगातार 2-2.5 साल की अंडर परफॉर्मेंस कंसोलिडेशन के बाद कैपिटल मार्केट्स एज अ सेक्टर आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार है। तो मोटी मोटी बात यह है कि बीएससी को अभी कर सकते हैं अवॉइड, जो सवाल थे। तो बीएससी को क्या अवॉइड करें सर? अभी सीडीएसएल में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, ये मान के चलें? आपकी बातों का लब बोलूं आप? जी बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो नतीजों पे अभी बातचीत करेंगे जब खबरों का खेल होगा हमारा। लेकिन जो है अभी के लिए यहाँ पर दूरी बना करके चलने की सलाह जो है वो दी जा रही है। चलिए इस बीच सबके बीच में चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। और
सर जरा एक सरसरी निगाह जो है रचित सर आप जरा डालिएगा, और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जेटीएल को लेकर के काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, जेटीएल इंडस्ट्रीज़ को लेकर के अभी आप कैसे देख रहे हैं इसे, और शॉर्ट टर्म के लिए एक्विस आपके रडार पे रहा, और वह एक हमारे दर्शक हैं मुनी राणा जी हैं, मुनी राणा जी कह रहे हैं कि मतलब क्या करना चाहिए रचित सर, अभी शॉर्ट टर्म का क्या व्यू है आपका, तो दोनों पे ही जरा नज़रिया ले लीजिए सर। सर देखिए, एक्विस रीसेंट टाइम्स में एक मोमेंटम इसने रजिस्टर किया था, थोड़ा सा कूल ऑफ किया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में जरूर एक अप मूव दिखा रहा है। एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है जो हमने अपनी कवरेज जब से चालू करी है तब से विटनेस किया है, दैट इज 1259। और 1259 लेवल्स को 259 लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा हम समझते हैं आपको नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर बहुत नियर टर्म की बात करें तो 288 लेवल्स एकेएस लिमिटेड में हमें देखने को जरूर मिल सकता है। इसके साथ साथ सर दूसरा काउंटर कौन सा था आपका? जेटीएल सर। जेटीएल पे सर हमने पहले भी बात करी है, और इस स्पेस में ही हम देखें जिस तरीके से एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर किया था, उसके बाद ये अपटिक दिखा रहा है। बहुत नियर टर्म में अगर आप देखें तो 84-86 लेवल्स का एक रेजिस्टेंस है। उस सप्लाई पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करेगा आपको आने वाले दिनों में 94 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ सर एक कॉल है, आप अनुमति दें तो? अरे सर बिल्कुल सर, इसमें मतलब कॉल तो मतलब कोई अनुमति नहीं सर, उसमें तो आपका ही अधिकार है। जी सर बताइए। सर टीडी पावर सिस्टम्स इस पे नजर रख सकते हैं। पहले भी आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोअर लेवल पे हमने इसमें कवरेज रखा है, और 1180 रुपए पे चल रहा है। 1240 का पहला टारगेट होगा, 1290 का दूसरा टारगेट होगा, 1124 रुपए का एक स्टॉप लॉस होगा। टीडी पावर सिस्टम्स में आप एक फोर्टनाइट के लिए पोजीशन जरूर बना के चल सकते हैं। चलिए, तो 15 दिन का नजरिया यहाँ पर रखने की सलाह दी गई है। टीडी पावर सिस्टम 1180 1181 के आसपास ट्रेड करता हुआ। फर्स्ट टारगेट 1240, 1240 फर्स्ट, 1290 सेकंड, 1290, स्टॉप लॉस रखेंगे 1190। चलिए ठीक है, मुझे तो मतलब लगा कि मतलब ठीक है बच गया सर, हालांकि जीरो कॉमन है ना, तो वो ठीक है, वो हर जगह जीरो। सर ये मतलब अभी उसी उसी धर्रे पे है सर, या फिर रैंडमली निकल गया ये? क्या वो जीरो वाले सर, तोता वाला जो है? नहीं सर, तोता वाला ही, और अगर अनुमति देते तो एक और तोता सर रिलीज कर देते। रोलेक्स रिंग सर 145 रुपए पे चल रहा है। 155 रुपए का दूसरा पहला टारगेट होगा, 165 रुपए का दूसरा टारगेट होगा, 135 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। रोलेक्स रिंग्स में अब तोते ने 5 नंबर उड़ा दिए। बहुत शानदार सर। ये हिमांशु जी को नहीं पता होगा, सर के पास एक तोता है सर, और वो जो है ना नंबर निकालता है। जैसे पहला इन्होंने स्टॉप लॉस टारगेट दिया, उसमें सब में जीरो रहेंगे। अब इन्होंने रोलेक्स रिंग दिया है तो इसमें सब में 5 रहेगा। फर्स्ट टारगेट 115, सेकंड टारगेट 165, और स्टॉप लॉस जो है 135। तो ये मतलब जो है तोता नंबर निकाल के रखता है, वो हिसाब से चलते हैं सर। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए दोनों, जरा दोनों कॉल एक साथ फटाफट जो है। उसके बाद सोनी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। रोलेक्स रिंग पे खरीदारी करने की सलाह। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर दिया गया है 135 का। फर्स्ट टारगेट सर 165 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट क्या बताया सर? नहीं सर 155 155 का पहला टारगेट, 155 165 है ना? जी 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 155 165, 155 165 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, और उसके अलावा स्टॉप लॉस 135 135 के स्टॉप लॉस के साथ 155 165 के लिए खरीदारी करने की सलाह। इसके अलावा टीडी पावर भी दिखा दीजिए। टीडी पावर पे यहाँ पर 15 दिन के नज़रिए के साथ रोलेक्स रिंग, ये क्या शानदार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस दिखा दीजिए 135 का। थोड़ा देर लगी आने में स्क्रीन पर, लेकिन चलिए जब आए तो धुआंधार तरीके से आए। 147 रुपये अब ट्रेड करता हुआ, काफ़ी रफ्तार जो है पकड़ता हुआ तेज़ी के साथ, और अच्छे वॉल्यूम भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रखिए नज़र यहाँ पर 155 165 के टारगेट के लिए। 135 का लगाएंगे स्टॉप लॉस, और जैसे ही यहाँ पर ये गतिविधि तेज़ी की और बढ़ती हुई दिखाई दे, या यहाँ से अगर कोई नीचे की तरफ के लेवल देखने को मिलते हैं, दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई परिवर्तन करेंगे एक्सपर्ट तो भी लेके आएंगे। टीडी पावर अब लेके आ जाइए। टीडी पावर पे यहाँ पर 1240 1290 दो टारगेट दिए गए हैं, 1240 1290, और स्टॉप लॉस 1190 1190 का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया। ये भी 2 हफ्ते के नज़रिए के साथ ही एक फोर्टनाइट का नज़रिया यहाँ पर है, 15 दिन का। इसके साथ यहाँ पर जा सकते हैं। सोनी जी से बातचीत करते हैं। सोनी जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया सर। आपको पैनलिस्ट लोग जो है उनको भी नमस्कार, रचित सर को और हिमांशु सर को नमस्कार नमस्कार। और
कहाँ से बोल रही हैं सोनी जी आप? सर मुजफ्फरपुर से बोल रही हूँ। मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है मैम। कैसे लग रहे हैं मैम आपको कार्यक्रम हमारे? अ, बहुत अच्छा लग रहा है और सारे जो पैनल में आते हैं वो लोग भी काफी मतलब अच्छे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है प्रोग्राम देखने से। चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू। सोनी जी बताइए अ, आज कैसे याद किया, कैसे क्या है सवाल आपका? सर एक इसमें था मेरा एपटेक्स इंडिया करके सर ने दिया था कॉल, तो उसमें अभी बने रहना है या वेट करना है या उसमें से निकल जाना है? एपटेक? हाँ, ये अभी हिमांशु सर का दिया हुआ था कॉल वो, नहीं अभी वो हाल ही मेरे में ख्याल से दिए थे। एप्कोटेक्स होगा मेरे ख्याल से, है ना सर? एप्कोटेक्स इंडिया ये, वही वही और एक बताइए। तिरुमलाई केमिकल भी है, उसमें क्या करना है, रहना है चलिए या एप्कोटेक्स आपने किस रेट पे लिए? 431 करके। 431 तो नहीं होगा मैम, लेकिन चलिए मैं एक बार एक राय ले लेता हूँ। लेवल तो नोट कर लेते हैं मैम। 631 है। 631, चलिए 1-2 रुपए नीचे जो है वहां से है। आज 644 का हाई भी लगा है। सर एप्कोटेक्स पे आपकी 1-2 दिन पहले ही कॉल थी मेरे ख्याल से। अभी मैम के लिए क्या सजेशन रहेगा, सोनी जी की क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या करना चाहिए? देखिए सर, कल से लेकर आज तक ये 3 बार बेसिकली ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दे चुका है। 610 रुपए से 635-40 तक बार बार जा चुका है। हम्म, अब देखिए मेरा इसमें व्यू पॉजिटिव है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको समय दे सके थोड़ा, तो इसको थोड़ा होल्ड कीजिए। नंबर्स के बाद स्टॉक ने एक शार्प रनअप दिया था और उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ ये स्टॉक हो रहा है। अगर ये स्टॉक 600-605 रुपए वापस मिलता है तो पोजीशन को दोबारा बना सकते हैं। ट्रेंड भी बहुत स्ट्रांग है, नंबर्स भी बहुत अच्छे आते हुए नजर आए थे और मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में वापस से स्टॉक में तेजी बनती हुई नजर आएगी। तो इसको थोड़ा सा, अगर आपका निवेश का नजरिया है तो इसमें बने रहें, और अगर आपने सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था तो यहाँ पर जो अपना स्टॉप लॉस है उसको 615 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस करें, और ऊपर में 645 और 660 रुपए तक के टारगेट्स जो हैं वो आपको देखने को शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। हाँ चलिए ये बात है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं सोनी जी आपको उत्तर जो है यहाँ पर मिल गया होगा। और इन सब के बाद जो है नैन्सी जी की टिप्पणी आई है। नैन्सी जी कहते गुड आफ्टरनून। एनएससी आईपीओ को एज ए ट्रिगर देखें तो आईएफसीआई, एनआईएसीएल, एसबीआई, एलआईसी इनमें से कोई ऐड किया जा सकता है क्या? एसबीआई इज सेलिंग ए स्टेक बट चला नहीं है। एलआईसी हैज 10.7% स्टेक लेकिन जो है नॉट सेलिंग। तो चलिए इन्होंने बड़ी रिसर्च की है सर एनएससी आईपीओ को लेकर के, और उसके बाद से इन्होंने 2-3-4 शेयर आइडेंटिफाई किए हैं। रचित सर अब बताइए क्या मतलब ये जो मोमेंटम फिर से बीच में आईएफसीआई में बनता हुआ दिखाई दिया है, कहीं क्या एसबीआई या एनआईएसीएल या एलआईसी इनमें से कुछ खरीदा जा सकता है क्या एनएससी आईपीओ को सिर्फ ध्यान में रख करके? सर सबसे पहले तो नैन्सी जी को नमस्कार। अच्छा, नैन्सी जी का ना मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, वो यूजुअली बातें बहुत ध्यान से सुनती है और नोट्स बना लेती है। ये मैं क्यों आपको बात बोल रहा हूँ, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे ये बात हुई थी अभी, और वहां से नैन्सी जी ने ये नोट्स बनाए हैं। तो नैन्सी जी बिल्कुल, जो हमने स्टेट बैंक को लेके बात कही है, स्टेट बैंक में आप जरूर एक पोजीशन अपनी बना सकते हैं, बैक बाय द आइडिया इस आईपीओ को लेके भी। और जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस थोड़े से टाइम एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, अब वापस से परफॉर्म करता हुआ आपको दिख रहा है। एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है स्टेट बैंक में, 1111 रुपए, 1112 रुपए लेवल्स। उसको जैसे ही क्रॉस करेगा आपको 1224, 1230 के लेवल्स दिखाएगा। और नैन्सी जी को तो पता ही है, नैन्सी जी के अलावा जितने भी और अभी बोनस परिवार के सदस्य हैं जो अभी ये बात सुन रहे हैं, उनको मैं एक स्टॉप लॉस जरूर सुझाना चाहूंगा, 998। वैसे बहुत बेनिफिशियरीज हैं, बट डायरेक्ट बेनिफिशियरी और एक मैमथ साइज कंपनी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता हूँ जब कंपनी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो स्टेट बैंक होगा। और मैं स्टेट बैंक के साथ जाना चाहूंगा। और सर एक टिप्पणी मैं और करना चाहूंगा, वैसे तो हिमांशु भाई को हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे देखते ही हैं, बट क्या होता है ना, जब आप एक क्लास के बैक बेंचर होते हैं और क्लास में एक नई एंट्रेंट आपको देखने को मिलती है, क्योंकि हिमांशु भाई को देखते हैं, हिमांशु भाई आई एम प्रीटी श्योर नहीं इतना उन्होंने मुझे देखा होगा, तो हम इन्हें एक अच्छे इमेज के साथ जाना चाहते हैं, नए क्लास के एंट्रेंट के साथ, कि यहाँ पे तो हमारी इमेज कम से कम बची रह जाए। वैसे तो इमेज के परखच्चे बोनस परिवार के सदस्यों के सामने आपने मेरी उड़ाई रखी अरे है। सर कैसी आज बात। मैं दूसरी तीसरी बार कॉल दे रहा था, अब आपने तोते वाली बात बोल दी। अब बैक ऑफ द माइंड हिमांशु भाई भी सोचेंगे ये लफंडर आदमी है, अरे कुछ भी नहीं नहीं अरे नहीं नहीं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये तो सर आपका बड़प्पन है, और आप बैक बेंचर तो कभी नहीं रहे, फ्रंट पे ही खेल रहे हैं सर लगातार।